हेलो बच्चों, आज कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज एन imaginary quantity and is denoted as iota. That is, iota is equals to square root of -1. Implies iota square is equals to -1, implies iota cube is equals to minus iota. फिर एक बार मतलब इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया तो ये आ गया, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर एक बार और आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। अब ये जो 4 की साइकिल है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा रेज़ पावर 4, एक बार और आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ वापस आयोटा आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, फिर यही रिपीट होता रहेगा बार बार। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम आयोटा की पावर कोई भी 4 का मल्टीपल लें तो आंसर 1 आएगा, आयोटा रेज़्ड पावर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा लें तो आयोटा आएगा, 2 ज़्यादा लें तो -1 एंड 3 ज़्यादा लें तो माइनस आयोटा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हमने इन चारों को जोड़ दिया तो फिर क्या हो गया, 1 आयोटा -1, तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही आयोटा एंड माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये जो 4k, 4k+1, 4k+2 और 4k+3 है, इसको तो वैसे ही बोल सकते हैं 4 की कोई भी हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर लिया आयोटा की, तो जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे उनमें से एक 4 से डिविजिबल होगा, दूसरा 4k+1 होगा, कोई भी 4k+1 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है थर्ड वाला जो नंबर है, जैसे मान लिया हमने ऐसे लिखा 30, 31, 32, 33, ये 4 नंबर लिए, तो जो 32 है वो 4 का मल्टीपल हो गया, उससे अगले वाला 33 जो है वो 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो गया, एंड सो ऑन। बट कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव एक्सपोनेंट लिया और फिर उसको जोड़ा तो वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो एक रिज़ल्ट तो ये हो गया कि साइक्लिक ऑर्डर में चेंज होगा। दूसरा रिज़ल्ट क्या हो गया, आयोटा रेज़्ड पावर k, फिर उससे एक ज़्यादा, फिर 2 ज़्यादा एंड फिर 3 ज़्यादा, दिस विल बी 0। 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर लिया तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक है, ऑफ कोर्स ये वाले के और इसमें कोई रिलेशन नहीं, दोनों बस इंटीजर्स होने चाहिए। k इज़ एन इंटीजर, दिस इज k इज़ एन इंटीजर। अब इसका यूज़ क्या है, क्वेश्चन 1, सिंप्लीफाई फर्स्ट आयोटा रेज़्ड पावर 431। ठीक है, तो 431 बेसिकली 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट, आई होप यू रिमेंबर, इज़ दिस, जो हमें 9th-10th में पढ़ाया गया होगा, इवन उससे ही पहले पढ़ाया होगा शायद। 431 में हमने केवल जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो काम किए, उससे पहले वाले सारे छोड़ दिए अगर पॉजिटिव नंबर है तो, और लास्ट वाले को 4 से डिवाइड किया, लास्ट 2 को 4 से डिवाइड किया, उसमें जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर में रिमाइंडर आएगा। मतलब 431 में 4 के आगे अगर और भी कुछ लिखा होता तो भी वो इममटीरियल है, केवल क्या मैटर करता है, 31 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 28 तो निकल जाएगा और +3 आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है वो बेसिकली आयोटा रेज़्ड टू पावर 4k+3 है। तो दिस इज आयोटा रेज़्ड टू पावर 4k 1 होता है,
तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें इंटू आयोटा रेस्ट पावर 3, ठीक है, तो ये तो वैसे ही 1 हो गया। आयोटा रेस्ट पावर 3 जो है वो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। मतलब ये 4k 28 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोल सकते हैं 4k + 3 है तो माइनस आयोटा। तो ऐसे ही मान लिया आयोटा रेस्ट पावर 7, 5, 1, 1 एंड 10, दिस इज इक्वल टू, तो इसमें 7, 5, 1 तो कोई रोल नहीं है, लास्ट का जो 10 है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 2 बचेगा, क्योंकि 8 निकल जाएगा, 2 बचेगा। 2 बचने का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 4k + 2 टाइप नंबर हो गया, ठीक है। थर्ड, अगर हमने लिखा आयोटा रेस्ट पावर -513, मान लिया ये लिखा, ठीक है, तो वैसे 13 को अगर हमने डिवाइड किया 4 से तो कितना बचेगा, 12 निकल जाएगा, 1 बचेगा। बट दिस इज नॉट 4k + 1, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। तो या तो हम ऐसे बोले कि 1 आयोटा रेस्ट पावर 513, अब नीचे 1 बचेगा तो 4k + 1 मतलब आयोटा, तो 1 आयोटा होगा, दैट विल बी माइनस आयोटा, ठीक है। 1 आयोटा माइनस आयोटा कैसे हो गया, ऊपर नीचे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। और एग्जांपल देख लिया। फोर्थ, अगर हमने लिखा आयोटा रेस्ट पावर कुछ भी 7 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आएगा, 1, क्योंकि 4 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, वो 4 का मल्टीपल हो गया, उसके आगे 5 फैक्टोरियल होगा, तो बेसिकली हम 4 फैक्टोरियल में ही 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 फैक्टोरियल के आगे कोई भी फैक्टोरियल हो वो ऑलरेडी 4 का ही मल्टीपल होगा, तो इसलिए आयोटा रेस्ट पावर 4k + 1 ही होगा, ठीक है। बस आयोटा रेस्ट पावर मान लिया 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 6, तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा रेस्ट पावर 2 फैक्टोरियल है, वो भी -1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है। फिफ्थ, अब ऐसे देख लिया, मान लिया आयोटा रेस्ट पावर 2 + आयोटा रेस्ट पावर 3 प्लस एंड सो ऑन आयोटा रेस्ट पावर मान लिया 100, दिस इज इक्वल टू, इसने क्या बोला कि कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर लिया तो उनका सम 0 आएगा आयोटा के ऊपर। तो इसमें क्या है, जैसे आयोटा स्क्वायर क्यूब 4, 5, 6, 7, 8 प्लस एंड सो ऑन आयोटा रेस्ट पावर 100 ऐसे तक जा रहा है। तो ये जो पहले 4 टर्म हैं, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। फिर ये जो 4 टर्म है ये भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर हो गया, इसका ही वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ऐसे 0 आता चला जाएगा। लास्ट में जो ये आयोटा रेस्ट पावर 100 है, ये 100 4 का मल्टीपल है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमने से 4 क्लबिंग किया तो टोटल 25 क्लबिंग्स हो जाएंगी, तो वो भी 0 होगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं एक्स्ट्रा, तो इसलिए आंसर कितना हो गया, 0। सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ मान लिया कुछ भी आयोटा रेस्ट पावर 31 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 32, 33 प्लस एंड सो ऑन आयोटा रेस्ट पावर मान लिया 175, ठीक है। तो इसको देखो हम ऐसे करेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिखे 31, 32, 33 एंड सो ऑन, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अब हमने 4 टर्म क्लब किए तो फिर 0 हो जाएगा। अब मेरे को ये देखना है कि टोटल कितने टर्म्स हैं, तो ये टोटल इतने टर्म्स आएंगे, 175 - 31 + 1, ठीक है। तो -31 + 1 -30 हो गया, तो ये हो गया 145 टर्म्स हो गया, ठीक है। ये +1 क्यों करते हैं, तुम तो ऐसे देख लो, अगर मान लिया आयोटा रेस्ट पावर 2 और आयोटा रेस्ट पावर 3 लिखा होता तो 3 में से 2 गया 1, फिर उसमें एक और जोड़ना पड़ता, ये टोटल जब जाके 2 टर्म्स आते हैं। तो वैसे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बोलें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 से लेके 175 तक 175 नंबर्स होगा, और इससे पहले जो 30 नंबर्स है वो हमने लिखा नहीं,
तो 175 माइनस 30 वो एक ही बात है। अच्छा 145 जो है ये, इसको अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड करने के बाद एक बचेगा, मतलब 144 तो डिवाइड हो जाएगा 44 प्लस 1 बचेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने 4 का क्लबिंग किया तो एक टर्म एक्स्ट्रा बचेगा। तो क्लबिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का ये 0 ये 0, तो लास्ट क्लबिंग यहाँ तक हो जाएगा क्योंकि एक टर्म बचेगा। 4k प्लस 1 टाइप नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा रेस्ट पावर 31 जो आयोटा क्यूब है। क्योंकि अगर अब ये जो 4k प्लस 3 हो गया तो यहाँ पे तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे 4 करके कितनी क्लबिंग कर सकते हैं, जितनी कॉन्जिक्यूटिव पावर की क्लबिंग हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे सब, और जो लास्ट में एक टर्म बचा आयोटा रेस्ट पावर 31 ये आयोटा क्यूब हो गया, तो विच इज़ माइनस आयोटा, इसलिए वैल्यू ये आएगा। ठीक है, फिर 7th जो है आयोटा रेस्ट पावर मान लिया आर फैक्टोरियल सिग्मा आर बराबर 0 से 50 तक, मान लिया ये। ठीक है, मतलब सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेके 50 तक आयोटा की पावर में आर फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू आयोटा रेस्ट पावर 0 फैक्टोरियल 1 होता है, फिर 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो मतलब पहले ही 1 आएगा फिर 1 आएगा, फिर 2 फैक्टोरियल 2 होगा, फिर 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 होगा, 4 फैक्टोरियल जो है ये, ठीक है, दैट इज़ 24। ठीक है, इसके आगे जितने भी टर्म हैं वो सब 1 1 1 1 होगा, क्योंकि एक बार 24 आ गया ये भी 1 होगा, एक बार 24 आ गया दिस इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4, तो आगे सारे मल्टीपल ऑफ 4 ही आएंगे। सो दिस इज इक्वल टू ये हो गया आयोटा प्लस ये हो गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा रेस्ट पावर 6 इज -1, और ये 1 1 1 1, मतलब टोटल टर्म कितने हो गए 51, तो उसमें से 1 2 3 4 टर्म निकल गए, 51 में से 4 टर्म निकल गया, 47 टर्म जो आगे बचे हैं ये 1 1 1 1 47 टाइम्स है। ठीक है, टोटल टर्म 51 है, 0 से चालू करके 50 तक जाने, और 4 टर्म उसमें से इधर हो गए तो आगे 47 होगा, तभी 8 9 50 51 ऐसे करके होगा। तो इसके आगे आयोटा रेस्ट पावर 5 बेसिकली हमने लिखा नहीं, 5 फैक्टोरियल 120 होगा, वो 4 का मल्टीपल हो तो सीधा 1 लिख दिया, तो 1 1 1 1 आ गया। अगर यहाँ 7 फैक्टोरियल भी लिखा है तो कुछ बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, वो 7 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 7 फैक्टोरियल तो ऐसे ना 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें तो 4 का मल्टीपल है ये, इसमें ऑलरेडी 4 आ गया। ठीक है, तो 47 में से ये 2 गया 45, तो आंसर हो गया हमारा 2 आयोटा प्लस 45, या फिर 45 प्लस 2 आयोटा, सिंप्लीफाई होके। एट्थ क्वेश्चन देख लें, अगर हमने लिखा आयोटा रेस्ट पावर 3 रेस्ट पावर 51, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें तो ये देखना है कि 4 की पावर से 4 से डिवाइड करने पे क्या रहा है, 4k प्लस 1 4k माइनस 1, ये सारी चीज़। तो 3 रेस्ट पावर 51 को हम ऐसे लिख देंगे 4 माइनस 1 रेस्ट पावर 51। अब इसको हमने अगर बाइनोमियली एक्सपेंड किया तो ऐसे करके आ जाएगा 51c 0 एंड 4 रेस्ट पावर 51 माइनस 51c 1 4 रेस्ट पावर 50 प्लस एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म होगा 51c 50 इंटू 4 माइनस लास्ट टर्म ऐसे होगा। तो इन सारे टर्म्स में एक 4 तो आ ही रहा है, तो अगर इन सभी में 4 आ रहा है तो इसको हम 4 का मल्टीपल बोल सकते हैं 4k, और ये जो टर्म है वो कितना हो गया -1, तो आंसर कितना हो गया 4k -1। ठीक है, तो 4k -1 का मतलब क्या होता है, ये 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा हो गया, 4k -4 + 3 ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 का मल्टीपल हो गया तो 3 ज़्यादा हो गया।
तो दिस इज बेसिकली 4k प्लस 3 टाइप्स, और अगर 4k प्लस 3 टाइप्स है तो आंसर कितना होगा, माइनस आयोटा। ठीक है, अगर यहाँ इवन पावर होता, तो ये प्लस माइनस लास्ट वाला फिर प्लस होता, फिर ये 4k प्लस 1 हो जाता, तो आंसर कितना हो जाता, आयोटा। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर ये ऐसे होता आयोटा रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 30, मान लिया 30 इवन है, तो अब अगर हम 3 को लिखेंगे 4 माइनस 1, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो 4k प्लस 1 आएगा, क्योंकि इवन है तो लास्ट वाला प्लस के साथ आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, आयोटा। ऐसे ही एक्सपेंड करो, 10th में आयोटा रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 71, 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1 रेज़ टू पावर 71 किया तो यह गया, जब इसको एक्सपेंड किया तो वापस हर जगह 4 आएगा, लास्ट टर्म 1 रह जाएगा, तो वो जितने भी टर्म आए 4 वाले उनको एक साथ क्लब कर लिया, प्लस 1, तो दिस इज ऑल्सो आयोटा। तो आई थिंक दिस इज इनफ ऑफ द प्रैक्टिस। इसके आगे अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट, अ नंबर ऑफ द टाइप is called complex number. ठीक है, and A is called real part of this complex number and B is called imaginary part of this number. ठीक है, so if z is equals to a plus iota b, जिसमें a और b रियल है, ठीक है, a और b रियल होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तभी a को हम रियल पार्ट बोल सकते हैं, b को इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि ये रियल पार्ट है और आयोटा b वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। मतलब बाय कन्वेंशन हम आयोटा b को पूरे को इमेजिनरी पार्ट नहीं बोल सकते, आयोटा को छोड़ के जो उसके साथ बच गया उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा b नहीं होगा, वो केवल b होगा, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ z को ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z एंड दैट विल बी a, पहली चीज़। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं IMZ, ये ठीक है, दैट विल बी b, इट विल नॉट बी आयोटा b। आयोटा b को इमेजिनरी पार्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ z1 इज इक्वस टू 3 माइनस 4 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ z1 कितना हो जाएगा 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 हो जाएगा आयोटा के साथ कितना है -4, तो -4, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, इफ z2 इज इक्वस टू मान लिया 9 आयोटा प्लस 2, देन रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वस टू 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज इक्वस टू 9।
ये आएगा। ऐसे ही मान लिया अगर हमने बोला थर्ड एग्जाम्पल में इफ़ z इज इक्वस टू a प्लस 5 आयोटा, ठीक है, देन रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया, ये ठीक है, a नहीं बोलेंगे क्योंकि जब तक मेरे को ये नहीं पता है ना a क्या है। अगर वो बोलते कि a रियल है तब तो हम रियल पार्ट बोल सकते हैं, बट अगर मान लिया a खुद 1 प्लस 2 आयोटा हो गया तो उसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट भी डिस्टर्ब हो जाएगा और रियल पार्ट भी हो जाएगा। एज इट इज नॉट गिवन वेदर a is real or not, ये ठीक है, इट इज़ नॉट गिवन दैट a इज़ रियल और नॉट। इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो कुछ नहीं बोल सकते। ऑफकोर्स रियल पार्ट के बारे में नहीं बोल सकते तो इमेजिनरी पार्ट के बारे में नहीं बोल सकते। उसका ये मतलब नहीं कि हम इमेजिनरी पार्ट तो 5 बोल दें और रियल पार्ट बोल दें, बता नहीं सकते। तो ना तो रियल पार्ट बता सकते हैं ना इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं, कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट रियल नंबर, हम ऐसे बोल सकते हैं नोट 1, रियल नंबर आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब जो रियल नंबर है, जैसे हमने बोला 7, तो 7 इज़ ए रियल नंबर। अगर हमने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आंसर इज़ हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर सुपर सेट है, रियल नंबर उसके अंदर एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो वैसे अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर इज़ ए सबसेट ऑफ होल नंबर विच इज़ ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स विच इज़ ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट। W हो गया होल नंबर, होल नंबर्स सेट, ठीक है। I ऑफ कोर्स क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हो गया रैशनल नंबर, दैट विल बी ए सेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर विल बी ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ठीक है। अब इसको C से डिनोट कर दो, कुछ लोग इसको ऐसे कैपिटल Z भी लिखते हैं। तो ये हो गया रियल और ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नोट 1 ये हो गया। ठीक है। नोट 2, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड A कॉमा B आर रियल नंबर, ठीक है। तो नोट 2.1, इफ B is equals to 0 then Z is called real number, ये ठीक है, और प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर का मतलब क्या है, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो प्योरली रियल नंबर इम्प्लाइज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल्स टू 0। ये तो एक हो गया। फिर नोट 2.2, इफ A इज इक्वल्स टू 0 देन Z इज कॉल्ड प्योरली
इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे, जैसे जब रियल पार्ट उसमें आई ना, जेड इज इक्वल्स टू 6 आयोटा, -7 आयोटा या केवल आयोटा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली रियल और रियल एक ही बात है। ठीक है, नोट 2.3, इफ b is not equals to 0 then z is called imaginary number। ठीक है, अगर b 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम z को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। मतलब IQ से ही बता सकते हैं कि अगर b 0 नहीं है तो उसके अंदर अयोटा वाला पार्ट आएगा उस नंबर के अंदर, और अगर उस नंबर के अंदर अयोटा वाला पार्ट आएगा तो फिर वो इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर हम एक बहुत छोटा सा क्विकली ऐसे बनाएं कि मान लिया ये जेड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल या प्योरली रियल, फिर प्योरली इमेजिनरी, और फिर हम बोलें इमेजिनरी, प्योरली रियल, रियल और प्योरली रियल एक ही बात है। ठीक है, और चलो यहाँ लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1। अगर मान लिया जेड है 3 + 4 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल है नहीं। प्योरली रियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये आयोटा वाला टर्म आ रहा है। प्योरली इमेजिनरी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ विदाउट आयोटा के भी टर्म आ रहा है। इमेजिनरी नंबर है, हाँ इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, सेकंड 7 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ। प्योरली रियल है नहीं। प्योरली इमेजिनरी है, हाँ, क्योंकि रियल पार्ट इसमें 0 है, और इमेजिनरी है, हाँ। थर्ड पार्ट, अगर हमने लिखा केवल 8, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ। प्योरली रियल है, हाँ। प्योरली इमेजिनरी है नहीं। इमेजिनरी है नहीं। ठीक है, अंतर मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अगर 3 + 4 आयोटा है तो इमेजिनरी तो बोलेंगे, बट प्योरली इमेजिनरी नहीं बोलेंगे। प्योरली इमेजिनरी मतलब जिसमें केवल इमेजिनरी पार्टी आए, यही आए बस। अब अगर 0 है तो ये इंटरेस्टिंग है, 0 इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ। प्योरली रियल है बिल्कुल, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। जैसे 0 + आयोटा 0, तो आयोटा के साथ 0 आ रहा है, इसलिए वो प्योरली रियल हो गया। और ए जो है वो भी 0 आ रहा है, इसलिए प्योरली इमेजिनरी हो गया, बट इमेजिनरी नहीं हुआ ये। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी तो है बट इमेजिनरी नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि प्योरली इमेजिनरी है बट इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि हमने इन दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है ए 0 होना चाहिए, A + आयोटा B में A 0 होना चाहिए, बाकी B के बारे में कुछ बोला ही नहीं। और इमेजिनरी में हमने क्या बोला कि B 0 नहीं होना चाहिए, तो इस वाले केस में तो B भी 0 है, तो इसलिए इमेजिनरी नहीं बोल सकते। तो ये आ गया हमारे पास। फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक, कुछ भी नहीं है, एक्स वाई प्लेन ही है, बस हमने इसको रियल एक्सिस बोल दिया एक्स एक्सिस की बजाय, और इसको हमने बोल दिया इमेजिनरी एक्सिस 0।
तो इसमें क्या है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, जहाँ a कॉमा b रियल है, कैन बी एसोसिएटेड with a point say P on a two-dimensional plane called complex plane या फिर आर्गन प्लेन। complex plane or argon plane which has horizontal axis as real axis and vertical axis as imaginary axis। ठीक है, तो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो इसके विज़ विज़ हमने एक पॉइंट p डिफाइन कर लिया विच इज़ a कॉमा b। तो जो पॉइंट p है ये हम बोलेंगे z को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट a हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट b हो गया। तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग नापेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग रियल पार्ट को प्लॉट करेंगे। अब इन एसेंस ये जो प्लेन है ये, ठीक है, ये हमने बोला तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, बट दिस इज जस्ट लाइक एक्स वाई प्लेन जो हमारा होता है, एग्जैक्टली वही है, सारी वही प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला सब वैसे ही लगा सकते हैं। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम 2D में स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर उसमें मान लिया हमारे एक पर्टिकुलर फॉर्म में दे रखा है तो अगर हम उसका ज्योमेट्रिकल सेंस बना सकते हैं तो ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड रिलेटेड टर्म्स। तो मान लिया z इज़ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, या चलो a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a और b दोनों रियल हैं। इसको एक्स एक्सिस की बजाय क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। अब मान लिया ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट P है जो Z को डिनोट करता है, तो ऑफ कोर्स ये A आएगा, ये B आएगा, ये थीटा है, ये Q मान लिया। तो जैसा हमने क्या बोला था कि A प्लस आयोटा B है, उसमें अगर A और B रियल है तो A रियल पार्ट बोलेंगे और B को इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। तो अब देखो हम क्या क्या बोल सकते हैं। पहला तो रियल पार्ट ऑफ Z इज़ A, सेकेंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज़ B, और जैसा हमने पहले डिफाइन किया था, इफ़ Z लाइज ऑन रियल एक्सिस, ठीक है, अगर ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा मतलब इस वाले पे, तो B जीरो होगा। अगर B जीरो होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। इफ Z लाइज ऑन रियल एक्सिस देन इट इज कॉल्ड प्योरली रियल, ठीक है। तो अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो प्योरली रियल। फोर्थ, अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो प्योरली इमेजिनरी। इफ Z lies on imaginary axis then it
then it is called purely imaginary. ठीक है. फिफ्थ, अगर ये रियल एक्सिस पे लाई ना करे तो हम इसको बोलेंगे इमेजिनरी. इस पे तो सारे रियल नंबर आ गए. अगर इस पे नहीं है तो नॉन रियल का मतलब क्या है? इमेजिनरी. तो इफ जेड डज नॉट लाई ऑन real axis, then it is called does not lie on real axis, then it is called imaginary. ठीक है, ये तो हो गया जो हमें पहले से ही पता था. बस अब हमने इसको प्लेन के हेल्प से डिफाइन किया है. अब जेड के लिए और क्या क्या क्वांटिटी हम डिफाइन कर सकते हैं. एक तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉड्यूलस. ये ठीक है. ऑफ जेड इज डिनोटेड एज mod z and is defined as mod z will be equals to root over a square plus b square, या फिर this is root over real part of z का square plus imaginary part of z का square. This is equals to, अगर हम प्लेन पे बात करें, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात करें तो मॉड जेड क्या होगा? डिस्टेंस ओपी होगा. ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पी फ्रॉम ऑरिजिन. ठीक है. तो अगर डिस्टेंस की बात होगी तो जो मॉड जेड होगा वो खुद, मॉड जेड मतलब क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा, वो खुद एक रियल नंबर होगा. ठीक है. तो हम इसमें और क्या क्या बोल सकते हैं? नोट 1, मॉड जेड बिलोंग्स टू रियल. नोट 2, मॉड जेड विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ठीक है. नोट 3, अगर देखो मॉड जेड 0 होगा तो दिस विल इम्प्लाई एन जेड इम्प्लाइड बाई जेड बराबर 0. मतलब अगर जेड 0 होगा तो मॉड जेड 0 होगा. जेड 0 होने का मतलब क्या? 0,0 मतलब ऑरिजिन. तो ऑरिजिन का डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना होगा? 0. कॉम्प्लेक्स प्लेन पे केवल एक वो पॉइंट होगा जो ऑरिजिन से 0 डिस्टेंस पे होगा, बाकी सभी का कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा. तो इसमें जो इक्वल्स टू है वो केवल ऑरिजिन के लिए होल्ड करेगा, बाकी सब के लिए इनइक्वालिटी होल्ड करेगा. ठीक है. नोट 4, अगर देखो मॉड जेड बराबर 5 लिखा है तो ऑफकोर्स ये वो रियल नंबर वाला जेड नहीं है कि हम जेड बराबर ±5 लिख दें. नहीं. अगर जेड 3 + 4 आयोटा हो जाए तो 3 + 4 आयोटा का मॉड वो भी 5 ही होगा. तो मॉड जेड इज इक्वल टू 5 का तो मतलब ये है कि हमें वो सारे पॉइंट देखने हैं जो ओरिजिन से 5 की डिस्टेंस पे. तो ऐसे तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे. ठीक है. तो मतलब इसमें तो ऐसे आ जाएगा कि अगर हमने ओरिजिन लिया तो ये हो गया 5,0. ठीक है. ये हो गया 0,5. 0,5 का मतलब क्या है? वैसे अगर हम बोलें जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इसमें जेड की वैल्यू 5 है, इसमें 5 आयोटा है, ये -5 आयोटा है. यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा 3 + 4 आयोटा. ये ठीक है. यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा -3 + 4 आयोटा, ये -5. तो ऐसे तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड, इन सभी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 5 के बराबर. तो मॉड जेड इज इक्वल टू 5 का मतलब ये नहीं है कि केवल ऐसे 2 पॉइंट आएंगे. दिस वी शुड अंडरस्टैंड क्लियरली. ठीक है.
उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आ गया, मॉडुलस के बाद हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्जुगेट, ये ठीक है, ऑफ जेड इज डिनोटेड एज जेड बार एंड इज डिफाइंड एज जेड बार इज इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो अगर जेड जो है वो ए प्लस आयोटा बी है तो जेड बार कितना होगा, ए माइनस आयोटा बी। तो अगर इसको हम पॉइंट से डिनोट करें ऐसे, तो जैसे ये पॉइंट कितना है था, ए कॉमा बी, तो वैसे जो इसका बार आएगा वो कितना हो जाएगा, ए कॉमा माइनस बी। ए कॉमा माइनस बी का मतलब क्या है, एक्स तो सेम ही रहेगा, बस वाई जो है वो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जेड बार को डिनोट करता है, और जो पॉइंट वाइज कितना है, ए कॉमा माइनस बी। अगर इधर थीटा है तो ये भी थीटा है, ये दोनों बराबर है। सो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ जेड इन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन है। तो अगर हमने रिफ्लेक्शन लिया तो इसका जो मॉड होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा ऑरिजिन से, दोनों बराबर ही आएगा। या ऐसे बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, उसका स्क्वायर रूट लें, या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करके फिर स्क्वायर रूट लें, एक ही बात है। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, नोट 1, एक तो जेड बार का जो मैग्नीट्यूड होगा एंड जेड का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का बराबर ही आएगा। ठीक है, नोट 2, अगर हमने जेड बार का फिर एक बार और बार ले लिया तो वापस जेड आ जाएगा, मतलब इसका दोबारा रिफ्लेक्शन लेना तो यही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये हो गया। ठीक है, नोट 3, मान लिया अगर जेड ए प्लस आयोटा बी है जिसमें ए और बी रियल है, तो जेड बार कितना हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जेड प्लस जेड बार बराबर कितना आ जाएगा, 2a। तो रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज़ ए विच विल बी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। एक तो ये आ गया। ठीक है, नोट 4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विल बी जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 नहीं लिखेंगे, 2 आयोटा लिखेंगे। इसमें से इसको घटा दें तो ए कैंसिल होगा, यहाँ से 2 आयोटा बी आएगा। और इमेजिनरी पार्ट जैसा हमने पहले बोला था वो आयोटा बी नहीं होता, जेड का इमेजिनरी पार्ट ही आयोटा बी नहीं होगा, केवल बी होगा। तो अगर केवल बी लाना है तो घटाने पे जो आयोटा है उसको भी उधर ले जाएंगे, तो इसलिए 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, नोट 5, अगर मान लिया हम ऐसे बोल सकते हैं, जेड प्लस जेड बार विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर। ठीक, कोई भी जेड ले, जैसे जेड हो गया 3 प्लस 4 आयोटा, जेड बार हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसमें क्या होगा, 4 आयोटा एंड माइनस 4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा रियल ही बचेगा। ठीक है, और वो रियल भी बेसिकली क्या होगा, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड होगा। ठीक है, ऐसे ही नोट 6, जेड माइनस जेड बार जो होगा विल ऑलवेज बी प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी, इसमें से इसको घटाया तो ए कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा बी बचेगा। अब 2 आयोटा बी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें आयोटा के अलावा कुछ है ही नहीं, आयोटा वाले टर्म के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये प्योरली इमेजिनरी है। तो जेड माइनस जेड बार विल बी ए प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड जेड प्लस जेड बार विल बी ए प्योरली रियल नंबर।
ये हो गया नोट 6। नोट 7, नोट 7 में क्या है कि देखो, अगर z प्योरली रियल है, अगर z प्योरली रियल है तो उसके ऊपर बार लेने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे अगर z का नंबर, z मान लिया 7 हो गया, प्योरली रियल मतलब रियल, अगर z मान लिया 7 है तो उसका बार लेंगे तो वो 7 ही रहेगा। ठीक है, तो ये एज ए कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ z इज़ प्योरली रियल नंबर देन z इज इक्वल्स टू z बार। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर z प्योरली रियल है तो b जीरो होना चाहिए। b जीरो होना चाहिए मतलब यही है ना, b, ये जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो होने के लिए z माइनस जेड बार जीरो होना चाहिए, या फिर z जेड बार के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नोट 8। अब तुम इसको ऐसे भी देखो, अगर मान लिया z प्योरली इमेजिनरी है, 8 आयोटा है, तो अगर हमने इसका बार लिया तो बार में हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये ठीक है, कॉन्जुगेट लेने में, कॉन्जुगेट मतलब बार लेने में हम क्या करते हैं, b की जगह माइनस बी लिख देते हैं। तो इसमें a तो कुछ है ही नहीं, केवल 8 आयोटा है, तो उसको हम -8 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने -z किया होता, माइनस से मल्टीप्लाई किया होता, तो भी ये -8 आयोटा आता। उसका मतलब क्या है कि जो z बार है और जो -z है वो बराबर है। तो अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो यहाँ तो जैसे z और z बार बराबर था, इस वाले केस में z बार एंड -z बराबर होगा अगर प्योरली इमेजिनरी है। फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट जीरो होगा, a जीरो होगा। a जीरो होने का मतलब क्या है, ये जीरो होगा। ये जीरो होने का मतलब क्या है, z बार जो है वो -z के बराबर होगा। ठीक है, और समझाने का एक और तरीका, जो z बार है, ठीक है, वो तो क्या होता है, रियल एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे अगर कोई पॉइंट z यहाँ पे है तो इसका रिफ्लेक्शन अगर मैंने रियल एक्सिस में लिया तो वो z बार आएगा, उसको z बार बोलते हैं। और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर मैंने ओरिजिन में लिया, मतलब ये और ये बराबर है एक ही लाइन पे, तो वो -z आता है। ठीक है, तो z का रिफ्लेक्शन अगर मैं रियल एक्सिस में लिया तो वो z बार आ गया, और अगर हमने ओरिजिन में लिया तो वो -z आ गया। अब प्योरली रियल नंबर का मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है कि वो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। अब इस पॉइंट का भले ही तो ओरिजिन में रिफ्लेक्शन लो, ठीक है, और भले ही रियल एक्सिस में रिफ्लेक्शन लो, दोनों रिफ्लेक्शन यहीं आएगा, दोनों रिफ्लेक्शन यहीं आएगा। तो इसलिए z बार जो है और वो -z बराबर होगा। अब हमने बहुत बोल दिया, शायद इतना काफ़ी है। इफ़ z इज़ प्योरली imaginary then z bar is equals to -z। we will use this as a condition। तो कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा होगा z is equals to z bar, तो मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो प्योरली रियल नंबर की बात कर रही है। ये हो गया 7। अब आगे चलते हैं। 7th पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z is the angle made by its
corresponding point with positive direction of real axis। ठीक है, तो जो भी z का जो करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर ऑफ इट्स corresponding point with positive direction of real axis। ठीक है, तो मतलब अगर पॉइंट P जो है वो Z को डिनोट करता है तो उसका रेडियस वेक्टर मतलब OP की बात चलिए। अब OP रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा। ठीक है, तो ये जो एंगल हो गया वो आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, तो एंड इज denoted as argument of z। ये हो गया argument of z, मतलब एक एंगल की बात चल रही है। अब तुम इसको देखो, ऐसे देखो कि मान लिया ये z है, ये 30 डिग्री है, तो ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैंने बोला कि आर्ग्यूमेंट z इज़ π/6 तो ये सही है। अगर मैंने बोला कि दिस इज़ 2π + π/6 तो ये भी सही है। अगर मैंने बोला कि -4π + π/6 तो -4π मतलब इधर से एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाया, फिर यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट लिखने के तो इन्फाइनाइट तरीके हो सकते हैं। मतलब इसके लिए आर्ग्यूमेंट हमारा आएगा 30 डिग्री + 2nπ इन जनरल, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आर्ग्यूमेंट। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है वो केवल हम -π और π के बीच में ही बोलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट विद लीस्ट पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। ये ठीक है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि हमने आर्ग्यूमेंट ही बताया है, बस जो सबसे छोटा हो मैग्नीट्यूड में वो बताया है। तो उसका मतलब क्या है, एंड हाँ, मैग्नीट्यूड में जो सबसे छोटा हो वो बताया। तो जैसे ये वाला एंगल है, इसमें हम यहाँ से मिनिमम कितने एंगल से जा सकते हैं, तो 30 डिग्री से जा सकते हैं। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, 30। अगर मान लिया यहाँ कोई डायरेक्शन आया तो वो हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर दो चक्कर मार के भी जा सकते हैं। बट मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, मिनिमम एंगल मैग्नीट्यूड वाइज, तो वो ये हो गया, इतना हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें आ गया तो ये हो सकता है, क्लॉकवाइज घूम के पहुंच गए तो एंगल कम पड़ेगा। तो हम इसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ argument is called amplitude and is the value of argument which is the least in magnitude and of course preferably positive। उसका मतलब क्या है कि and preferably positive का मतलब क्या है, केवल एक ही पॉइंट पे की बात आएगी। ये अगर हमने ये पॉइंट लिया तो इसको अगर हम इधर से जाएं तो भी पाई आएगा, और क्लॉकवाइज घूम के जाएं तो भी पाई आएगा, मतलब तो -π आएगा। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर ही आएगा। तो अब इसको पाई बोलें या -π बोलें, तो प्रेफरेबली पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है, पाई बोलेंगे। ये ठीक है, बाकी और कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं आएगी। अगर मान्य पॉइंट यहाँ पे है तो उसके लिए मिनिमम क्लॉकवाइज जाने पे ही होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर मेरे को मैग्नीट्यूड मिनिमम रखना है, आर्ग्यूमेंट मिनिमम रखना है मैग्नीट्यूड वाइज, तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के कवर होगा, तब सबसे छोटा आएगा।
थर्ड एंड फोर्थ में जब क्लॉकवाइज घूम के जाएंगे तब एंगल छोटा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाएंगे तो पाई से ज़्यादा घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दैट इज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू एंगल शुड बिलोंग्स टू माइनस पाई ओपन से पाई क्लोज्ड, ये होना चाहिए। अब माइनस पाई पे ओपन और पाई पे क्लोज क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो नेगेटिव रियल होगा, नेगेटिव रियल नंबर जो होगा उसके लिए पाई से जाएंगे, मतलब ऐसे जाएंगे। क्यों जाएंगे ऐसे? कोई ना कोई तो जाना ही था, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कोई ना कोई तो लेना था, तो हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो ये बाई कन्वेंशन हम इसी को फॉलो करेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ये भी इंक्लूडेड है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ये इंक्लूडेड नहीं है, माइनस पाई छोड़ दिया, तो ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई क्लोज्ड, ये आ गया। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कुछ नोट लिख सकते हैं। नोट 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 का मतलब क्या है कि जो लाइन सेगमेंट है वो जितना एंगल बना रहा है उसको हम आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। अगर हम पॉइंट जेड को ही 0 ले लें तो 0 से लेके 0 तक जाने में कोई लाइन सेगमेंट आएगा ही नहीं। अगर लाइन सेगमेंट नहीं आएगा तो कोई एंगल नहीं आएगा, तो इसलिए 0 का आर्ग्यूमेंट इज अनडिफाइंड। ठीक है, नोट 2, इफ जेड बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, मतलब रियल पॉजिटिव मतलब अगर इधर आ रहा है तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट 0 आएगा। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z is equals to 0 if z belongs to real माइनस, मतलब अगर इधर है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? पाई। तो अगर पॉइंट इधर है तो ऐसे जाने में कितना एंगल लगेगा? पाई। ठीक है, अगर मान लिया z इज इक्वल्स टू लैम्डा आई है एंड लैम्डा बिलोंग्स टू r प्लस है, तो मतलब लैम्डा आई का मतलब क्या है? यहाँ आ गया। ठीक है, लैम्डा पॉजिटिव है तो ऊपर वाली साइड पे है, तो देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी पाई बाई 2। इस पे 90 डिग्री आ जाएगा, इधर माइनस 90 आ जाएगा। तो इफ़ z इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स आई एंड म्यू बिलोंग्स टू रियल नेगेटिव, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट है, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी माइनस पाई बाई 2। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट के ऐसे ही जो कुछ पॉइंट के लिए हमने स्पेशली लिख दिया ये कि ऐसे होगा। ठीक है, अब अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि जो भी a प्लस आयोटा बी है, ठीक है, उसको हम ऐसे पॉइंट करके लिख लें और फिर देख लें ये एंगल कितना आएगा। ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकालेंगे?
tan थीटा विल बी b बाई ए। अच्छा, उससे भी पहले कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर मेरे को ये एंगल बताना है थीटा, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स b बाई ए। तो tan इनवर्स डायरेक्टली यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज तो -π/2 से π/2 तक ही होता है। तो जो थीटा का रेंज आएगा वो केवल इन्हीं दो क्वाड्रेंट में रह जाएगा अगर मैंने केवल tan इनवर्स यूज़ किया तो, ठीक है। बट हमारे पास तो चारों क्वाड्रेंट है, तो उसका मतलब है कि केवल tan इनवर्स b बाई ए लिखने से काम नहीं चलेगा, वो तो गलत आंसर देगा, क्योंकि हमारा पॉइंट तो थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। तो हम कैसे करेंगे, अब वो प्रोसीजर बताया जाए। प्रोसीजर टू फाइंड एम्पलीट्यूड, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। मान लिया z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, जिसमें a और b दोनों रियल है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड tan थीटा इज इक्वल टू मॉड b बाई मॉड a, ऐसे लिख दिया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ऐसे लिख दिया, y कॉम्पोनेंट अपॉन x का। अब क्या है कि जो पॉइंट है z, वो तो कहीं पे भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, ये ठीक है, थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये ठीक है। ये जो हमारा थीटा कैलकुलेट हुआ है, तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा बेसिकली ये वाला एंगल कैलकुलेट हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वाला एंगल कैलकुलेट हुआ है, सेकंड में ये एंगल कैलकुलेट हुआ है, थर्ड में ये कैलकुलेट हुआ है, फोर्थ में ये कैलकुलेट हुआ है। तो अब थीटा निकाल लिया, और थीटा ऑफ कोर्स थीटा इज नॉट आर्ग्यूमेंट, बट इसकी हेल्प से आई कैन राइट डाउन। तो अब एम्पलीट्यूड कैसे लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं अगर, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा थीटा ही हो जाएगा। कब, इफ़ ए और बी दोनों पॉजिटिव हों, मतलब जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम ऐसे मेज़र करते हैं, वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे मेज़र करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल का मेजरमेंट तो होगा मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा पाई माइनस थीटा, बट बिकॉज क्लॉकवाइज घूमने इसलिए माइनस, सो दिस विल बी माइनस पाई माइनस थीटा, या थीटा माइनस पाई ले सकते हैं। ये कब होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब जब ए और बी दोनों नेगेटिव है, ठीक है। माइनस थीटा कब होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब जब ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है। ये कब होगा, जब ए नेगेटिव है एंड बी पॉजिटिव है। तो ये केसेस बनेंगे, एंड दिस इज मोर इंट्यूटिव रादर देन हम रट्टा मारने के, ये समझेंगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके हिसाब से लिखेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब क्वेश्चन कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z if z is equals to first part 3 plus 3 iota, ठीक है। तो आंसर 3 plus 3 iota का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट 0.3,3, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z कितना हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है π/4, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछा है मॉड z कितना हो जाएगा, तो वो 3√2 हो जाएगा इस केस में। सेकेंड -√3 प्लस
आयोटा, मान लिया ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले आंसर थीटा इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। तो y कितना है 1 अपॉन x कितना है 1/√3। तो 1/√3 कहाँ पे आता है, 30 डिग्री पे। तो इसमें क्या है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, और ये एंगल 30 डिग्री आया है π/6। तो इधर से कितना आ जाएगा 5π/6। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया इस वाले केस में, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल्स टू 5π/6। ये ठीक है। अगर मॉड z पूछा जाएगा तो 3, जिसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, ठीक है, -7 आयोटा, मान लिया ये है। तो इसमें x और y दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने वही थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड के अंदर 7√3/7, तो 7 कैंसिल हो गया। √3 कहाँ पे आता है, 60 डिग्री पे, π/3, मतलब ये π/3 है। तो इधर π/3 है, तो इधर कितना हो जाएगा 2π/3। दिस पॉइंट इज बेसिकली -7 ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z विल बी -2π/3, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूम के जा रहे हैं। एंड मॉड z अगर हमसे पूछा है तो दैट विल बी 14। दिस स्क्वायर पर दिस स्क्वायर में 7 तो ऐसी बार आ जाएगा, और √3 + 1 वापस वही 4, उसका स्क्वायर रूट 2। तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो। फोर्थ, 1 + tan 2 आयोटा सोल्यूशन। 1 + tan 2 आयोटा। तो सबसे पहले तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये जो थीटा है, ये ठीक है, ये जो थीटा निकल रहा है वो हमेशा 0 और π/2 के बीच में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने मॉड ले रखा है राइट हैंड साइड पे tan इनवर्स के अंदर। फिर इसकी हेल्प से हम एम्पलीट्यूड बता रहे हैं क्या होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x tan 2/1। अच्छा, ये 2 जो है वो ऑफ कोर्स डिग्री नहीं है, ये जो 2 है वो तो क्या बोलते हैं, रेडियंस में है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स। ऐसे नहीं करेंगे कि tan हटा दें, ये तो मॉड tan 2 ही रहेगा। अच्छा, 2 एंगल कहाँ पे आएगा वैसे, 2 रेडियंस कितना होगा, π इज़ 3 रेडियंस, π/2 इज़ 1.57। तो ये जो एंगल आएगा 2, बेसिकली एंगल जो 2 आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ये ठीक है, ये है 2 रेडियन। तो अगर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, tan इनवर्स मॉड tan π-2, π-2 मतलब π-2 मतलब लगभग 3.14 - 2, ये ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1.14। तो ये π/2 से छोटा हो गया, तो ये अब हमारा एक्यूट एंगल हो गया। π/2 इज़ नथिंग बट ये वाला एंगल। तो tan π-2 विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू, ये एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई, प्लस π-2 क्या होगा, 0 और π/2 के बीच में लाई करेगा, ये 0 और π/2 के बीच में आएगा ये। तो अब इसको देखो पॉजिटिव है, इसलिए तो मॉड हटा सकते हैं, और बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये एंगल, इसलिए tan इनवर्स हटा सकते हैं, तो इसलिए π/2 ले सकते हैं। तो जो हमारा थीटा का काम था ये ठीक है, वो कितना हो गया, π/2। अब देखो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, tan 2 तो नेगेटिव होगा, क्योंकि tan तो यहाँ नेगेटिव होता है ना, अगर ये 2 है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा z। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, -θ।
ये तो थीटा हो गया, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बी माइनस थीटा, मतलब माइनस पाई माइनस टू, मतलब 2 माइनस पाई हो गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो, अगर हम मॉड जेड पूछें तो उसमें बहुत सारे बच्चे गच्चा खा जाएंगे। मॉड जेड होगा 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा ऑफ कोर्स sec स्क्वायर 2 का मॉड का स्क्वायर रूट, सॉरी। तो इसको sec 2 नहीं लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिख दें तो गलत हो गया, क्योंकि sec 2 जो है, 2 तो यहाँ पे है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, तो ये तो एक नेगेटिव नंबर लिखा है। मॉड कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, रूट भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो रूट एक्स स्क्वायर तो हमने शुरू में पढ़ाया था कि मॉड एक्स होता है, तो ये मॉड ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें sec पाई माइनस 2, तो ये चलेगा, क्योंकि पाई माइनस 2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अंदर अगर लिखेंगे sec पाई माइनस 2, तो sec पाई माइनस थीटा माइनस sec थीटा होता है, तो अंदर माइनस जनरेट होगा, तो मॉड की वजह से हट गया। उसके बाद sec पाई माइनस 2 पॉजिटिव होगा, तो इसमें से मॉड हटा दिया, केवल sec पाई माइनस 2। दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, ये आंसर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, चलो। z इज इक्वल्स टू कॉस 4π/7 प्लस आयोटा साइन 4π/7। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसका हमें क्वेश्चन फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड मॉड जेड फॉर जेड बराबर 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? पहले तो चलो मॉड जेड निकाल लिया, तो वो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 4π/7 प्लस साइन स्क्वायर 4π/7, तो ये 1 हो जाएगा, तो मॉड जेड तो 1 हो गया। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड के अंदर y/x, तो साइन 4π/7 ये y की वैल्यू होगी जो भी आयोटा के साथ लिखा है, और कॉस 4π/7 ये x की वैल्यू होगी। सो दिस इज tan इनवर्स मॉड tan 4π/7। ठीक है, अब देखो 4π/7 जो है 4π/8 होता तो ये π/2 हो जाता। ठीक है, π/7 हो गया तो उसका मतलब क्या है कि π/2 से बड़ा एंगल है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने घटा दिया। π/2 से बड़ा एंगल है तो tan नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको पाई में से घटा दिया, तो 3π/7 आ गया। यहाँ से यहाँ पे क्या किया, इसको लिख दिया पाई माइनस 4π/7, तो -tan थीटा आएगा। माइनस जो है वो इस मॉड की वजह से ख़त्म हो गया। अब ऐसा करने से ये जो एंगल है दिस विल बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 तक। तो बिकॉज पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो tan पॉजिटिव है, तो ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan 3π/7। पहले तो हमने ऐसे लिखा, फिर दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और tan हटा दें ऐसे ही, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स tan ही मतलब x ही होगा,
तो 3π/7, तो थीटा की वैल्यू हमारी 3π/7 हो गई। अब देखो 4π/7 ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 4π/7, तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा। तो उसका मतलब क्या है कि जेड जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो दिस इम्प्लाइज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 3π/7 विच विल बी 4π/7। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स दूसरा तो वैसे कर ही सकते हो कि कॉस थीटा प्लस साइन आयोटा साइन थीटा लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये 4π/7 हो जाएगा सीधा सीधा। तो ये कॉस 4π/7 प्लस आयोटा साइन 4π/7 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे रियल नंबर हो गया, मान लीजिए हमारे पास 5 हो गया, तो रियल नंबर्स को हम कहाँ पे प्लॉट करते हैं, रियल लाइन पे। रियल लाइन तो एक डायरेक्शन हो गया, यूनी डायरेक्शनल हो गया, ये ठीक है, एक लाइन हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लिखा है 3+4 आयोटा, तो इसको भी एक हम नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बट 3+4 आयोटा में क्या होगा, जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन में 2 डायमेंशन होगा, ये ठीक है। तो 2 डायमेंशन होने का मतलब क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को वी कैन ट्रीट एज 2 डायमेंशनल नंबर, ठीक है। अब उस प्लेन में मेरे को अगर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो मेरे को 2 इन्फॉर्मेशन दिया होना चाहिए, सही है, 2 इन्फॉर्मेशन दिया होना चाहिए। जैसे रियल लाइन पे अगर मेरे को किसी को भी लोकेट करना है तो मेरे को एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ओरिजिन से वो कितना डिस्टेंस दूर है। तो अगर हमने बोला कि वो कितना दूरी पे है, अगर मैंने बोला +5 और -5 यूज़ कर लिया राइट और लेफ़्ट पे जाने के लिए, तो अगर मैंने बोला कि उसका एल्जेब्रिक डिस्टेंस 7 है तो राइट पे 7 चले गए, 7 मिल गया हमको। अगर हमने उसका बोला कि एल्जेब्रिक डिस्टेंस -7 है तो लेफ़्ट पे चले गए। उसका ना क्या एक इन्फॉर्मेशन से ही काम चल जाएगा, ये ठीक है। अगर हम साइन के साथ एल्जेब्रिक डिस्टेंस लें तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए वी विल बी रिक्वायरिंग 2 इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। वो 2 इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, एक तो हम जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ओरिजिन, उससे बोल सकते हैं कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल कितना चलना पड़ेगा, वर्टिकल कितना चलना पड़ेगा। इफेक्टिवली हमने एक्स और वाई बता दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, तो हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। दूसरा हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम बोलें कि ओरिजिन से कितना दूर है एंड किस डायरेक्शन में, कितना दूर है मतलब आर, और किस डायरेक्शन में मतलब थीटा। तो आर थीटा वाली इंफॉर्मेशन देकर भी हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो आर थीटा वाली इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या है कि वी आर यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, आर थीटा। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एक्सप्रेस करने का 2 तरीका है। एक तो हम सिंपली आर थीटा यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं, e⁻∗θ अगर तुमने सुना है तो। e⁻∗θ भी बेसिकली कॉस थीटा और साइन थीटा को लिखने का ही एक कन्वीनियंट तरीका है, तो वो तो हम पढ़ेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। बट हमें मोटा मोटा ये समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आई रिक्वायर 2 इन्फॉर्मेशन। वो 2 इन्फॉर्मेशन एक्स और वाई के टर्म्स में भी हो सकता है एंड वो 2 इन्फॉर्मेशन आर थीटा के टर्म्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसी को लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एलजेब्राइक फॉर्म,
एल्जेब्राइक फॉर्म में हम जेड को कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स और वाई क्या है, रियल। और इस वाले केस में ऑफ कोर्स जो जेड होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट ये वाई हो गया, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, बाकी इसमें ये सब ऑलरेडी बोला ही जा चुका है कि जेड बार जो होगा वो एक्स माइनस आयोटा वाई होगा फर्स्ट पार्ट, और जेड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। थर्ड पार्ट अगर मेरे को x चाहिए तो वो हम z प्लस जेड बार अपॉन 2 लिख सकते हैं, y चाहिए तो वो z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, एंड नोट, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा यही यूज़ करेंगे, बट मान लिया किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मतलब जो जेड में इन्वॉल्व कोई इक्वेशन है, तो हम एक्स प्लस आयोटा वाई रख के उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व, इट मतलब, इट का मतलब क्या है, दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड टू सॉल्व इक्वेशंस और टू फाइंड लोकस एटसेट्रा। मतलब अगर लोकस निकालने के लिए बोला जाए कि उसने कोई भी जेड की फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया, मान लीजिए उसने जेड जेड बार बराबर 5, ठीक है, अब वो लगे लोकस बताओ, तो हम ऐसे कर सकते हैं जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखें, सब सारा कुछ कैलकुलेशन एक्स और वाई में करें, फिर जो इक्वेशन है एक्स और वाई में उसको हम आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। मान लीजिए सर्किल की इक्वेशन आ गई तो हमने बता दिया सर्किल है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट व्हाट वी आर डूइंग कि हम पॉइंट एक्स प्लस आयोटा वाई लेके उसको हम कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इज पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ये अभी ऑलमोस्ट कर ही रहे थे हम कि जैसे अगर ये पॉइंट P है तो हम ऐसे भी बता सकते हैं किस डायरेक्शन में जाना है थीटा एंड कितना जाना है r, ठीक है। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हो जाएगा r साइन थीटा जो y का काम करेगा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा r कॉस थीटा जो x का काम करेगा। तो इस वाले केस में z को क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई, x की जगह लिख दिया हमने r कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r साइन थीटा। तो z इज इक्वल्स टू r कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब देखो अगर हमने इस फॉर्म में लिखा है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो बेसिकली ये तो इन्फॉर्मेशन, ये वाला जो पार्ट है ब्रैकेट के अंदर, ये हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और जो बाहर ये नंबर लिखा है r, वो हमें डिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मतलब ऑरिजिन से कितना दूर जाना है, ठीक है। तो वही 2 इन्फॉर्मेशन हो गया। अब देखो वैसे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है वो हमें सबसे कम यूज़ करेंगे, इसके आगे जो फॉर्म आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उसमें कैलकुलेशन करना ईजी। तो वो भी बेसिकली इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, पोलर फॉर्म ही है वो भी, बस लिखने का दूसरा तरीका है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में या तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म यूज़ हो रहा होगा या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ हो रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हमें बहुत कम चाहिए होगा, ठीक है, मतलब सब कुछ उसी से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट फिर भी जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा है, तो अगर जेड का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो यहाँ उस थीटा को रखेंगे दोनों जगह ना, कॉस ऐसा ही लिखा रहेगा प्लस आयोटा साइन ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता साइन प्लस आयोटा कॉस नहीं हो सकता, कॉस प्लस आयोटा साइन ही होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो एक्स में ही कॉस आएगा, वाई में ही साइन आएगा, तो वाई वाले टर्म को ही आयोटा के साथ लिखते हैं, तो साइन इसी के साथ आना चाहिए। अगर मान लिया आयोटा कॉस के साथ लिखा हुआ है तो हम 91 थीटा वगैरह लगा लगू के उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, तो व्हाट वी आर सेइंग कि इसमें काम की बात क्या है, हमें अलग अलग पॉइंट के लिए क्या क्या बताना पड़ेगा। थीटा अलग अलग आएगा अलग अलग पॉइंट्स के लिए, कॉस ऐसी आएगा, प्लस ऐसी आएगा, एयोटा ऐसी आएगा, साइन ऐसी आएगा। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, सिस थीटा। इतना एक्सप्रेशन लिखने की बजाय, तो सिस में सी मतलब कॉस हो गया, आयोटा आयोटा हो गया, और एस जो है वो साइन हो गया। तो ये बता रहा है कि ये यही लिखा हुआ है। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन की बजाय ये भी लिख सकते हैं। तो जितने भी अभी हमने क्वेश्चन किए थे मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड निकालने वाले, वो सब इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 जेड इज इक्वल्स टू 4 + 4 आयोटा लिखा है, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट वी आर टॉकिंग अबाउट 0.4,4 4,4 पॉइंट की बात करें, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो थीटा की बात करें तो ये π/4 हो जाएगा और ये डिस्टेंस 4√2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक फॉर्म। अगर इसी को हमें इस पोलर फॉर्म में लिखना है तो आई कैन राइट डाउन जेड इज इक्वल टू आर का वैल्यू लिखा 4√2 और अंदर जो थीटा है वो कितना आ गया π/4। तो ऐसे लिख दिया cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ऐसे लिख सकते हैं। ये ओरिजिन हो गया, इमेजिनरी रियल, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4√2 cos π/4। ये जो एंगल है इसको तो हम एक चक्कर मार के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें एम्पलीट्यूड ही लिखना है, आर्ग्यूमेंट लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 2π मतलब 9π/4 प्लस आयोटा साइन 9π/4 अगर हमने लिखा तो ये भी चलेगा। तो इन जनरल 2 and π जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिस 4√2 मतलब आर हो गया सिस थीटा, थीटा इज π/4। और अगर हम बोलेंगे 4√2 सिस 9π/4 तो वो भी एक ही बात है, इसमें से 2π घटा दें यही आ जाएगा। और 2π जोड़ सकते हैं इसमें, और भी जोड़ सकते हैं, 17π/4 लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। ये हो गया, ठीक है। और दूसरा देख लिया एक और, अगर मान लिया z हो गया 6 - 6√3 आयोटा, तो पॉइंट क्या हो गया इसमें 6 कॉमा माइनस मतलब एक्स वाई क्या हो गया 6 तो x हो गया, y 6√3 हो गया, तो ये हो गया 6 कॉमा माइनस 6√3, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 6√3 हो गया, तो y/x कितना हो जाएगा √3। उसका मतलब क्या है कि ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ओरिजिन इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस। तो अगर इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है तो z इज इक्वल्स टू इन दोनों का मैग्नीट्यूड, सॉरी इन दोनों का नहीं, z का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो उसमें तो 6 बाहर आ जाएगा, 1 और √3 से 2 आएगा, तो मतलब 12 हो गया। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना है 12। √a² प्लस b² से निकाल के देख लो, अपने आप पता लग जाएगा, दिस इज 12। उसके बाद कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। कॉस ये जो थीटा है वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो -60 डिग्री हो गया, तो दिस इज -60 डिग्री प्लस आयोटा साइन -60 डिग्री, ठीक है। अब चाहो तो हम बोलेंगे इसको ऐसे लिख दिया cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3, तो ये भी चलेगा। अगर हम बोलेंगे इसको ऐसे लिख दिया e⁻ आयोटा माइनस π/3, तो ऐसे भी चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थर्ड। मान लिया अगर z ऐसे दे रखा है cos 3π/5 इंटू cos 6π/11, मान लिया ये दे रखा है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि r क्या है और थीटा क्या है, तो सम स्टूडेंट्स विल बी टेम्पटेड टू से कि ये तो r लिखा हुआ है और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा है, तो थीटा ये हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसे? क्योंकि इसको r बोलने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नहीं है, तो π/2 से बड़ा एंगल, तो ये तो नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 3π/5 नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं -cos 3π/5। एक माइनस ले लिया हमने इसके साथ में, एक माइनस अंदर ले गए, तो -cos 6π/11 माइनस आयोटा साइन 6π/11। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा -cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया cos 2π/5। अब ये π/2 से छोटा हो गया, तो ये r की तरह अब काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अंदर मेरे को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली फॉर्म में लाने के लिए पहले cos होना चाहिए, दूसरा साइन होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, एंड दोनों एंगल सेम होना चाहिए। इतनी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों जगह से केवल अगर माइनस साइन के साथ होता तो हम थीटा की जगह माइनस थीटा ले लेते, तो उससे क्या होता है, कॉस वाला टर्म तो अनचेंज रहता, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, साइन वाले के साथ एक माइनस जनरेट हो जाता। ठीक है, अगर कॉस के साथ माइनस होता, साइन के साथ प्लस ही रहता, तो हम थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लेके कॉस के माइनस को एब्जॉर्व कर लेते। अगर दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस हटाना है, तो हमने पाई प्लस थीटा यूज़ कर लिया। तो मतलब इसको लिख लिया कॉस, पहले तो पाई प्लस थीटा, तो अगर इसको वापस करना चाहें तो कॉस पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा यही आ जाएगा, प्लस आयोटा, इसमें भी ऐसे किया साइन पाई प्लस थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2π/5 इंटू कॉस, ये कितना हो जाएगा 17π/11 प्लस आयोटा साइन 17π/11, ये हो गया। अब हमने क्या किया कि जो 17π/11 है, इसको हम 2π का मल्टीपल घटाएंगे या जोड़ेंगे, साइन में या कॉस में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो दोनों जगह एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम अपने प्रिंसिपल रेंज में लेके आए। 17π/11 का मतलब क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, मतलब 17π/11 को अगर हम 2π में से घटा दें तो 22, 7 5 12, 5π/11, तो मतलब ये हो जाएगा 5π/11, इस डायरेक्शन पे आएगा। ये हो गया हमारा 17π/11। तो एम्पलीट्यूड के लिए देखो, आर्ग्यूमेंट के लिए तो हम ऐसे घूम सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए तो तुम कितने भी चक्कर मार के फिर बता दो एंगल तो चलेगा। एम्पलीट्यूड के लिए हम ऐसे नहीं बता सकते 17π/11। ठीक है, एम्पलीट्यूड के लिए तो एंगल को मेरे को -π और पाई के बीच में ही लाना पड़ेगा, तो ये जो 5π/11 है इससे आ जाएगा आंसर। तो अब हम इसको फाइनली कैसे लिखेंगे, cos 2π। अगर हम बोलेंगे ऐसे गलत लिखा है, नहीं लिखा तो सही है, बट अगर मैं यहाँ से बोल दूँ कि एम्पलीट्यूड ये है तो गलत है, अगर मैं बोल दूँ कि आर्ग्यूमेंट ये है तो सही है, चलेगा। अगर मैं बोल दूँ कि आर्ग्यूमेंट ये है तो गलत है। ये आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, ये भी तो डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव है तो ये तो आर का काम कर रहा है। आर्ग्यूमेंट ये दोनों सेम है, तो अगर मैं बोलूँगा 17π/11 आर्ग्यूमेंट है तो इसमें कोई गलती नहीं है, बट 17π/11 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो 2π/5 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos
-5/11 प्लस आयोटा साइन -5π/11। -5π/11 हम कैसे लेके आए हैं? इस दोनों में हमने -2π जोड़ दिया। -2π क्यों जोड़ा? क्योंकि ये वाला एंगल अब हमारा प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ गया। अब फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि मॉड जेड इज cos 2π/5 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज -5π/11। ये आंसर हो गया। देखो, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस लिखे हैं तो हम वेरी क्विकली ऐसे भी देख सकते हैं। 6π/11 ये मतलब 12 से थोड़ा सा छोटा है, तो ये जो एंगल है, सॉरी हाँ, ये अगर 12 होता तो ये π/2 होता, तो ये 11 हो गया, तो मतलब ये π/2 से बड़ा हो गया। तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। ठीक है, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये नेगेटिव है। तो हम यहीं से देख के बता सकते हैं। देखो, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो x का काम करेगा, दिस इनटू दिस y का काम करेगा। अगर हम x प्लस एयोटा y से कंपेयर करें तो दिख रहा है कि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो उसका मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहीं से मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह का कुछ एंगल आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर।